हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। इकोनॉमिक्स का आज हम चालू करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, हिंदी में इसको अर्थव्यवस्था कहते हैं हम। कि ओवरऑल एक देश की, पूरे ग्लोब की, एक रीजन की, एक स्टेट की, एक डिस्ट्रिक्ट की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये, पर हम इसको धीरे धीरे कंप्लीट करने में विश्वास रखेंगे। इकोनॉमिक्स में आज हम देखने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे दो प्रकार की आप सभी जानते हो इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल लेवल होती है, और मैक्रो जो है वो लार्ज स्केल पे होती है। माइक्रो का संबंध आपकी दुकान, आपके क्लिनिक, या फिर आपके एक किसी छोटे स्केल की चीज़ पे होता है, या आप कोई और भी सर्विस दे रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उस चीज़ से संबंधित है कि छोटा स्केल है, उसमें प्राइस का और डिमांड का क्या रिलेशन है, सप्लाई और डिमांड का क्या सप्लाई और डिमांड की स्टडी है प्राइस और कंज्यूमर बिहेवियर के साथ में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतनी ही बात है कि प्राइस की और इस प्राइस और कंज्यूमर बिहेवियर क्या है सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे। रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो यह चीज़ आपको नहीं मिलेगी, यह सिर्फ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। रियल लाइफ पर थ्योरेटिकल भी इतना कॉम्प्लेक्स है कि कई लोग घबराते हैं इस चीज़ से, इस सब्जेक्ट से। चलिए चालू करते हैं। अब जो इकॉनमी है, अब इकॉनमी समझने या डिमांड साइड इकोनॉमी समझने से पहले, या माइक्रो इकोनॉमी समझने से पहले, मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि हर एक इंसान के जीवन में स्कैरसिटी है, किसी न किसी चीज़ की कमी है, और वो उस कमी को पूरा करने के लिए उसके पास काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेस है। उसके पास पैसा काफ़ी कम है। किसी को महंगा सनग्लास चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी को अलग अलग कमियां हैं। हर हर किसी को घर चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए। और ज़रूरतें पूरा करने के लिए, उस स्कार्सिटी को पूरा करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज बहुत बहुत कम है। तो उन रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिवली यूटिलाइजेशन कैसे हो कि उनकी ज़रूरतें, उनकी कमियां जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो सकें, उसी की स्टडी इकोनॉमी में है। डिमांड साइड इकोनॉमी कहती है कि अगर सभी चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए, सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए, तो प्राइस का जो इंक्रीज है या प्राइस का जो चेंज है वो डिमांड पे क्या प्रभाव डालता है। इंक्रीज अगर होगी प्राइस, अगर सब चीज़ कांस्टेंट है तो डिमांड गिरेगी, और प्राइस अगर गिरेगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। वाइस वर्सा रिलेशन है इन दोनों के बीच में है। इसमें दो चीज़ें और मैटर करती है कि यह नॉर्मल गुड्स पे ही एप्लीकेबल होता है। ये रिलेशन की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। और भी कई प्रकार के गुड्स होते हैं, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ और कौन कौन से गुड्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। डिमांड का मतलब होता है मांग किसी वस्तु की। इलास्टिसिटी का मतलब है कि उस चीज़ को कितना खींच सकते हैं। किसी भी रबड़ बैंड को या किसी बैलून को अगर हम दोनों तरफ से पकड़ के अगर खींचेंगे तो वो कितना खींच सकता है, इसीलिए उसको इलास्टिक भी कहते हैं। तो वो कितना खींच सकता है उसे ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसमें परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि अगर आपने परसेंटेज ऑफ चेंज आपका जो प्राइस का है, आपके प्रोडक्ट का, जो आपकी दुकान है, जिस भी चीज़ की आप दुकान चला रहे हो, उसमें जो प्राइस है किसी प्रोडक्ट का, उस परसेंटेज जो आपने उसका चेंज किया है उसके कंपैरिजन में जो उसकी डिमांड बढ़ी है वो इनफाइनाइट हुई है। जैसे कि 10 रुपये का प्रोडक्ट था, उस 10 रुपये के प्रोडक्ट को जस्ट आपने 9 रुपये का किया है, तो आपकी डिमांड इनफाइनाइट होगी। उस वजह से परसेंटेज वाइज तो वो 10% का ही है, पर आपकी डिमांड जो है उस वजह से इनफाइनाइट होगी अपने प्रोडक्ट की। देखिए देन हम देखेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कि कोई भी चेंज नहीं आया है डिमांड में अगर आपकी परसेंटेज चेंज है प्राइस में। जैसे कि आपने 10 रुपये का प्रोडक्ट अपना जो है उसको 9 रुपये में किया, डिमांड एज इट इज ही पड़ी है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसको परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं। देन हम देखेंगे रिलेटिवली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक दोनों एक ही चीज़ है। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब है कि अगर आपका परसेंटेज ऑफ चेंज है 10% का, 10 रुपये की चीज़ आपने 9 रुपये में की है, तो उसका जो आपका इम्पेक्ट हुआ है डिमांड में
वो बहुत लार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर वो इनफाइनाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता तो परफेक्टली इलास्टिक होता, पर वो बहुत लार्ज है इसलिए रिलेटिव इलास्टिक है। जैसे कि आपने 10 रुपए का प्रोडक्ट जो है वो 9 रुपए में किया है, पर जो आप 10 रुपए की चीज़ जो 10 चीज़ें बेचते थे वो आपने 40 चीज़ें बेच दी है, तो आपने परसेंटेज चेंज तो 10% का किया है। डिमांड इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसे रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं। देन आता है यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जितना परसेंट प्रोडक्ट का रेट चेंज हुआ उतने परसेंट डिमांड में चेंज हुआ है। 10 रुपए की चीज़ 9 रुपए में की है, तो 10 चीज़ों की जगह आप 11 चीज़ बेचोगे, बात उतनी की उतनी ही है। उसे यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं कि बराबर चेंज, जो इक्वेशन है प्राइस की और डिमांड की वो बराबर है। देन रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, प्राइस चेंज करने की वजह से नगण्य प्रभाव पड़ा है, नगण्य प्रभाव पड़ा है आपके डिमांड पर। जैसे 10 रुपए की प्राइस आपने 9 रुपए करी है, तो 10 रुपए की 10 चीज़ें अगर आप जो बेचते थे उसमें आप समझ लीजिए कुछ पॉइंट ही बढ़ा होगा आपका, 10.1 चीज़ ही आपने बेची होगी। जैसे आप 100 रुपए की चीज़ अगर 90 की है, तो अगर आप 100 चीज़ें बेचते थे तो आपने 101 चीज़ ही बेची, पर आपका प्राइस चेंज 10% किया है और डिमांड चेंज 1% की है। तो ये बहुत नगण्य है, बहुत नगण्य है डिमांड का जो इंक्रीमेंट है प्राइस के चेंज से। अब ये तो हो गया प्राइस से रिलेटेड। अगर प्राइस रिलेटेड इलास्टिसिटी हो गया ये 5 पॉइंट, जिसमें आ गया परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। अब जो लास्ट में दो आता है वो इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी है। इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी का प्राइस पे कोई प्रभाव नहीं है। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब अगर किसी आदमी की इनकम बढ़ी है, तो पहले अभी बास के कपड़े पहनता था, अब वो अडिडास के कपड़े पहनेगा, तो कितना वो खर्चा कर सकता है। जैसे 50% खर्चा ज़्यादा कर सकता है। पहले 100 रुपये अपने कपड़ों पर खर्चता था, अभी 150 रुपये खर्चता है। वो इनकम की इलास्टिसिटी है कि इनकम जैसे जैसे आदमी की बढ़ती है वैसे वैसे उसकी खर्चने की क्षमता बढ़ती है, उसका क्वालिटी उसको जो चाहिए वो बढ़ती है, उसकी ज़रूरत चेंज होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है अगर आप जैसे एग्जांपल हो पेप्सी और कोका कोला को देखें, अगर पेप्सी की डिमांड कम हो गई तो कोका कोला की ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ये आपका टोटल है इलास्टिसिटी और डिमांड। इलास्टिसिटी और डिमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे आपको सप्लाई और डिमांड के बीच में रिलेशन मालूम चलता है, प्राइस का और डिमांड का। वैसे अपन डिमांड का ही देख रहे हैं, सप्लाई का तो लॉ ऑफ सप्लाई अपन बाद में देखेंगे। तो प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है वो मालूम चलता है, और इनकम का भी काफ़ी इम्पैक्ट है प्रोडक्ट की डिमांड में, और क्रॉस इलास्टिसिटी का भी है। कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर कोई यूज़ कर रहा है तो एक की डिमांड बढ़े घटेगी तो दूसरे की बढ़ेगी। अगला हम देखते हैं गुड्स। गुड्स 4 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल गुड्स जो हमने पढ़ा है कि जिसकी प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, वो नॉर्मल गुड्स है। इन्फीरियर गुड्स मतलब कि काफ़ी ही लो क्वालिटी वाले जो गुड्स होते हैं उन्हें इन्फीरियर गुड्स कहा जाता है। गिफिन गुड्स को भी आप इन्फीरियर ही कह सकते हैं, पर वो इन्फीरियर से थोड़ा ऊपर है। गिफिन गुड्स जो है वो इन्फीरियर से थोड़ा ऊपर है, बाकी है वो भी थोड़ा चीप चीप क्वालिटी का ही गुड्स। वेबलिन जो है, वेबलिन गुड्स तो एक लग्जरी गुड्स है, जैसे पोर्शे की कार है, या पोर्शे की कार हुई, या फिर लुई विटॉन है। काफ़ी लग्जरी चीज़ें होती है दुनिया में, तो उन लग्जरी चीज़ों को वेबलिन गुड कहते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में अगर हम देखते हैं, लॉ ऑफ डिमांड से लॉ ऑफ सप्लाई अलग है। अगर सप्लाई को बेसिस माने, अगर किसी चीज़ की, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी सप्लाई कितनी बढ़ेगी, और अगर किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की प्राइस घट जाती है तो उसकी सप्लाई कितनी घटेगी। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर कॉफ़ी है, अगर कॉफ़ी की रेट अगर बढ़ गई मार्केट में, कॉफ़ी के आपको मालूम होना चाहिए कॉफ़ी भी किसान उगाता है, खेतों में उगती है, तो कॉफ़ी की अगर रेट बढ़ गई तो किसान कितना ज़्यादा सप्लाई कर सकता है उस कॉफ़ी की रेट को अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, तो उसे उसको उस समय फ़ायदा होगा। और जब अगर कॉफ़ी की रेट डाउन होगी तो वो उस सप्लाई को कम कर देगा, तो इससे उसको लिमिट में रहेगा। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है। तो अब हम देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, थ्योरी ऑफ फर्म। फर्म कौन कौन सी सिचुएशन में एग्जिस्ट करती है? परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोली कंपटीशन में, ओलिगोपोली कंपटीशन में। पहले आप खुद गेस कीजिए कि किस टर्म का मतलब क्या है। आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए चालू करते हैं। आपको मोस्ट कॉमन जो सभी लोगों को मालूम है वो है मोनोपोली। मोनोपोली सबसे सिंपल है, सबसे इजी है। मोनोपोली का मतलब है एक ही सेलर है पूरे मार्केट में, वो ही प्राइस डिसाइडर है, बाकी सभी कस्टमर है, सभी प्राइस टेकर है। एग्जाम्पल के लिए आप इंडियन रेलवेज़ को देख लीजिए।
रेलवे डिपार्टमेंट कभी प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं खुला, ना कभी खुलेगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट जो भी रेट डिसाइड करनी चाहे वो गवर्नमेंट की है, हम तो सिर्फ अपन जनता जो है वो प्राइस को एक्सेप्ट ही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। तो मोनोपोली कंपटीशन मतलब सिंगल सेलर ओनली। देन हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब बहुत इजी एंट्री है सभी की, बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर, ओपन मार्केट, मंडी। इसका सबसे इजी एग्जांपल है मंडी। आप सभी लोग मंडी गए होंगे, अगर आप लोगों की मंडी में अपना सब्जियां या अनाज बेचना चाहते हैं तो आप भी वहाँ पे दुकान लगा सकते हैं। इजी एंट्री है, इजी ही एग्जिट है। तो परफेक्ट कंपटीशन है, सबको सब चीज़ की बराबर नॉलेज है, कौन सा प्रोडक्ट कितना कॉस्ट करता है, कितना कॉस्ट नहीं करता। ये होता है परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल। ओलिगोपोली मतलब जैसे आप लोग सिम कार्ड्स यूज़ करते हैं, अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो किसी ना किसी सिम कार्ड का यूज़ कर रहे होंगे। तो सिम कार्ड की कंपनियां कितनी है? फ्यू, दे आर ओनली वेरी फ्यू कंपनीज इन द इंडियन मार्केट हु इज प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज इन इंडिया। एग्जाम्पल फॉर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL, और भी हो सकते हैं, और दो तीन और। लिमिटेड लोग हैं, एंट्री सबकी मुश्किल है। अभी आप अगर खुद टेलीकॉम सेक्टर में काम करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लाइसेंस लेने पड़ेंगे। इतना इजी नहीं है ओलिगोपोली जैसे मार्केट में एंट्री लेना। तो इसके लिए इसका मतलब होगा देर आर ओनली वेरी फ्यू सेलर्स एंड मोर बायर्स, और लिमिटेड सेलर्स है। देन लास्ट हम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आप ये समझे मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का एक मिक्सचर है। देर आर मल्टीपल सेलर्स, मार्केट पूरा मंडी जैसे ही भरा हुआ है। अब आप उसमें कहेंगे मेरा अनाज ऐसा है, मेरा अनाज कैसा है, उसमें आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एग्जाम्पल अनाज का मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग क्यों है, दूसरों से बेहतर क्यों है, यूनिक क्यों है। बैठे तो आप ही परफेक्ट में ही हैं, पर आप उसमें भी अपना प्रोडक्ट को मोनोपोली समझ सकते हैं, पर आप उसमें ये टर्म्स बताना चाहेंगे कि आपका प्रोडक्ट सबसे बेहतर क्यों है, सबसे अलग क्यों है। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कोई कन्फ्यूजन हो तो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।